डियर स्टूडेंट, क्या आप बीए पार्ट थर्ड अर्थात सेमेस्टर फिफ्थ के स्टूडेंट हैं? अगर आप बीए पार्ट थर्ड और सेमेस्टर फिफ्थ के स्टूडेंट हैं तो आपको ये पूरी तरह मालूम होगा कि इसमें दो पेपर होते हैं। एक फर्स्ट पेपर होता है, एक सेकंड पेपर होता है। तो ये जो फर्स्ट पेपर है इसमें बहुत से टॉपिक्स हैं, बहुत सी यूनिट्स हैं, जैसे 8 यूनिट हैं। तो आज इसमें जिस यूनिट की हम लोग बात कर रहे हैं, फर्स्ट यूनिट की बात कर रहे हैं। इस फर्स्ट यूनिट में कई टॉपिक हैं और इन टॉपिक के बारे में आपको जानना है। ये हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड है और इसको आपको ये देखना है कि इसमें जैसे बहुत सी चीजें आपने देखा है। सबसे पहले इसमें हमको पढ़ना था, इपिक पढ़ना था, बर्थ ऑफ ट्रेजेडी पढ़ना था, कॉमेडी एंड ट्रेजेडी इन क्लासिकल ड्रामा पढ़ना था और इसमें ये जो है एथेनियन सिटी स्टेट पढ़ना है। फिर उसका लिटरेरी कल्चर इन अगस्टन रोम पढ़ना है। ये इसमें कुल मिलाकर के 1, 2, 3 और 4, 5 टॉपिक्स हैं। तो इन 5 टॉपिक्स में हमने 3 टॉपिक को कवर कर लिया है। नंबर 1 को कवर कर लिया है, नंबर 2 को कवर कर लिया है और नंबर 3 को कवर कर लिया है। आज हम चौथे की बात करेंगे, द एथेनियन सिटी स्टेट। ये एथेनियन सिटी स्टेट है क्या चीज? ये एक स्टेट का नाम है और इसी से हमारी जो आधुनिक जो है ये है डेमोक्रेसी है, ये इसको फॉलो करती है। मतलब कहीं ना कहीं फॉलो करती है, हमारे ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में डेमोक्रेसी जो है, प्रजातंत्र जो है, वो एथेनियन सिटी स्टेट से ही के कुछ न कुछ क्लू मिलते हैं। तो इस एथेनियन सिटी स्टेट पर आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं और प्रश्न पूछे जा सकते हैं तो इसको आपको समझना होगा। देखिए, बात कहने के लिए तो मैंने इसमें लिखा है कि जो है डेफिनेशन लिखा है, बट हियर इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द एथेनियन सिटी स्टेट। दैट डेफिनेशन मींस द इंट्रोडक्शन ऑफ द एथेनियन सिटी स्टेट की एथेनियन सिटी स्टेट क्या है, इसकी जो है बारे में एनालिसिस सारी चीजें मैं दे रहा हूं। इसमें आपको बारी बारी से एक एक चीज मिलती रहेगी। जैसे देखिए, सबसे पहले तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि इसके लास्ट में आपको क्वेश्चन भी मिलता है और क्वेश्चन के आंसर्स भी मिलते हैं और पूरा इसका हिंदी ट्रांसलेशन भी आपको अवेलेबल होगा। तो देखिए, सबसे पहले हम इसी की बात करते हैं, इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। तो द एथेनियन सिटी स्टेट और पॉलिस, इसे पॉलिस कहा जाता है। एथेनियन सिटी स्टेट और पॉलिस वाज द पॉलिटिकल एंड सोशल स्ट्रक्चर ऑफ एंशिएंट एथेंस। ये इसे जो एथेनियन सिटी स्टेट को पॉलिस भी कहा जाता है। ये एक पॉलिटिकल एंड सोशल स्ट्रक्चर ऑफ एंशिएंट एथेंस का ये एक स्ट्रक्चर है, ढांचा है। जो एथेनियन सिटी स्टेट है वो जो है पूरा एक ढांचा है। किसका? स्ट्रक्चर ऑफ एंशिएंट एथेंस। जो एथेनियन स्टेट था उसका ये एक पूरा ढांचा है, स्ट्रक्चर है कि एथेनियन सिटी स्टेट क्या था। एक स्टेट की हम बात कर रहे हैं लेकिन ये पूरे जो एथेंस की बात कर रहा है। इसमें आगे जो कह रहा है, विच एमर्ज अराउंड द 16th सेंचुरी बीसी, जो जिसका उदय हुआ था, जो उभरा हुआ था, एमर्ज माने उभरना, जो उभरा था या जिसका उदय हुआ था अराउंड द 16th सेंचुरी, 16वीं शताब्दी में, 6th सेंचुरी बीसी, 600 ईसा पूर्व हुआ था। देखिए, बहुत पुरानी बात है और पुरानी बात में हम इसको देखेंगे कि क्या क्या चीजें इसमें थी। बहुत शानदार चीज इसमें मैं लेकर के आ रहा हूं। Unlike a modern nation state, a city state combine the function of city and an independent sovereign। इसमें क्या चीजें बता रहा है? कहता है कि unlike a modern nation state, जो आज के जो मॉडर्न नेशन है उसके विपरीत a city state, वो एक सिटी स्टेट था, कंबाइंड था, वो बधा हुआ था द फंक्शन ऑफ सिटी। फंक्शन ऑफ सिटी से वो बधा हुआ था। जैसे सिटी फंक्शन करते हैं उन सारे फंक्शन से ये जुड़ा हुआ था। फंक्शंस ऑफ अ सिटी एंड एन इंडिपेंडेंट स्वरेन, और ये एक जो है स्वरेन था अर्थात शासक था। एक इंडिपेंडेंट स्वरेन था, एक जो है स्वतंत्र राष्ट्र था, या कह लीजिए एक स्वतंत्र यहाँ का शासक हुआ करता था। जो भी है यानी कि ये स्वतंत्र स्टेट था, स्वतंत्र यहाँ का राजा स्वतंत्रता के को फॉलो करता था। तो ये इस चीज
इसमें आती है स्टेट। आगे देखिए इसमें क्या कह रहा है, यहां तक आप समझ गए कि एथेनियन सिटी स्टेट जो था वो सोरेन था, अर्थात यहां पर पब्लिक की सत्ता होती थी, अर्थात यूं कह लीजिए कि ये डेमोक्रेसी था। अब इसमें क्या क्या चीजें थी डेमोक्रेसी में, किसको कितना पावर मिला था, जो वहां के पीपुल थे, जो वहां की औरतें थी, जो वहां के बच्चे थे, उनको कितना पावर मिला था, ये सारी चीजें हम एक एक करके देखते हैं। इट इंक्लूड्स अ सेंट्रलाइज्ड अर्बन सेंटर एंड सराउंडिंग रूरल एरियाज। क्या कह रहा है, इट इंक्लूडेड अ सेंट्रलाइज्ड अर्बन सेंटर, ये एक सेंट्रलाइज्ड अर्बन सेंटर रखता था, अर्थात जो है एक शहरी सेंटर हुआ करता था, एंड सराउंडिंग रूरल एरियाज, और उसके जो है आर इर्द गिर्द जो थे रूरल एरियाज हुआ करते थे, अर्थात जो है वो अर्थात देहात के क्षेत्र हुआ करते थे, या यूं कह लीजिए छोटे नगर हुआ करते थे। फिर उसके बाद अब इसका जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या था ये ज्यादा देखिए, हमने ये बता दिया इतनी चीजें थी इसमें, इसका इंट्रोडक्शन दे दिया। अब इसकी जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर देख लीजिए। एथेंस वाज नोटेबल फॉर डायरेक्ट डेमोक्रेसी, ध्यान दीजिएगा, एथेंस वाज क्या था, नोटेबल फॉर डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इसे डायरेक्ट डेमोक्रेसी के लिए जाना जाता है, नोट किया जाता है, ये एक नोटेबल है, अर्थात इसको हम जो है इसका वर्णन कर सकते हैं, एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी के फॉर्म में हम इसका वर्णन कर सकते हैं। वेयर सिटीजन्स एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन डिसीजन मेकिंग, ये जो वहां पे जो सिटीजन थे वो एक्टिवली पार्टिसिपेटेड, वो पार्टिसिपेट करते थे, हिस्सा लेते थे, किसमें हिस्सा लेते थे, पार्टिसिपेट करते थे इन डिसीजन मेकिंग, जो फैसला करना होता था उस फैसले में ये लोग हिस्सा लेते थे। की पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, ये जो इनका जो था की पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडेड, इसमें एक जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन भी होता था, अर्थात जो ऐसी जो संस्था, उसमें कोई पॉलिटिकल संस्थाएं भी होती थी जो उसमें शामिल होती थी। देखिए अगर पब्लिक हर बात का कैसे फैसला करती थी, उसमें एक सिटीजन होता, जो इंस्टीट्यूशन होता था, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन होता था, उनको मिला करके और पब्लिक को मिला करके क्या किया जाता था, वो लोग अपना फैसला देते हैं, अर्थात पब्लिक भी इन्वॉल्व होती थी अपना फैसला सुनाने में, अपनी बात कहने में कि हमें क्या चाहिए या क्या गलत हो रहा है। एक्लेसिया, इसे देखिए ये वहां का उस जमाने का पुराना शब्द है और इसके माने होता है असेंबली, जो आज की असेंबली होती है उसी को जान लीजिए। ओपन टू ऑल मेल सिटीजन, ध्यान दीजिएगा, मैंने बात किया था आपसे कि इस समय में जो होता था कि वहां पे किसको राइट था उस पॉलिटिक्स में या देश से रिलेटेड, उस स्टेट से रिलेटेड, उस राज्य से रिलेटेड कौन लोग अपना मत दे सकते थे, कौन लोग अपनी बात कह सकते थे, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो असेंबली थी ओपन टू ऑल मेल सिटीजन्स, वहां सारे मेल सिटीजन्स वहां जा सकते थे। मेड मेजर पॉलिटिकल डिसीजन, और वहां पे मेजर पॉलिटिकल डिसीजन वो बनाते करते थे। जैसे अब इसमें दूसरी चीज आती है, बोलू इसे काउंसिल ऑफ 500, एक काउंसिल थी जिसमें 500 सदस्य हुआ करते थे। प्रीपेयर्ड लेजिस्लेशन, ये लेजिस्लेशन हुआ करते थे, जैसे इसमें एक बोलू जो है कानून समूह, या जो इसे लेजिस्लेशन कहा जाता है, जैसे आप लोग एमएलए बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अरे लेजिस्लेटर बोलते हैं ऑफ असेंबली, तो ये लेजिस्लेटर जो थे इसे कहते हैं विधि समूह, अर्थात कानून बनाने वाले लोग। तो जब कोई कानून बनता है तो उसमें सब लोग विचार और मंथन करते हैं कि इस कानून का क्या साइड इफेक्ट पड़ेगा, इसके किसी के विरुद्ध तो नहीं पड़ेगा, और विरुद्ध पड़ेगा तो कैसे पड़ेगा, इससे किसी के बहुत सी चीजों पर इस पे है। ये पॉलिटिक्स के टीचर्स जो है इसको ज्यादा बता सकते हैं, लेकिन हम भी इसको थोड़ा सा जाने कि ये सारी चीजें ये क्या करते थे कि मेल सिटीजन थे, मेजर पॉलिटिकल डिसीजन थे। और ये जो काउंसिल जो थी ये 500 लोगों की थी, प्रिपेयर्ड लेजिस्लेशन एंड हैंडल डेली गवर्नेंस, वो डेली गवर्नेंस को वो लोग क्या करते थे, हैंडल करते थे, अर्थात शासन पे नियंत्रण करते थे। ये हैंडल्ड माने संभालना या अपने
पास से उस पर कंट्रोल करना। तो डेली गवर्नेंस वो जो है शासन पर नियंत्रण करते थे, यानी कि जो शासन चलता था उसमें 500 लोग की काउंसिल होती थी, उसमें पब्लिक भी होते थे और ये सारे लोग मिलकर के कानून भी बनाते थे और सारे सिस्टम को हैंडल करते थे, अर्थात उसे संभालते थे। हैंडल करना के माने संभालना के होता है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इसमें आता है आर्कोन्स। चीफ मजिस्ट्रेट होता था, रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूटिव ड्यूटीज। ये जो आर्कोन्स था ये चीफ जो है मजिस्ट्रेट था। जैसे आज हमारे यहाँ मजिस्ट्रेट होते हैं, तो उसी तरीके से उस जमाने में एक मजिस्ट्रेट होता था और वो ही रिस्पॉन्सिबल होता था एग्जीक्यूटिव, सारे एग्जीक्यूटिव जो सारी चीजें जो है, हर चीज को जो कार्य प्रबंधन जो होता है, प्रबंधन कार्य होता है, अर्थात जो भी व्यवस्थापक जिसको कह लीजिए, वो उस क्षेत्र की व्यवस्था को भी देखता था। सारी चीजें थी वही, वो उसकी ड्यूटीज थी, वो उसका लीगल कर्तव्य था। अब देखिए जो है इसमें आता है डिकास्टेरिया। डिकास्टेरिया कोर्ट्स जो होती थी वो सिटीजन ज्यूरीज डिसाइडेड लीगल डिस्प्यूटेड। वहां पे ज्यूरीज होते थे, ज्यूरीज जो कहा जाता है वो जजेस को कहा जाता है कि कुछ वहां पे ऐसा नहीं रहा, वो कोर्ट हुआ करती थी और वो लोग जो जज हुआ करते थे वो उसको जो है कुछ लीगल कानून आते थे, कुछ लीगल पॉइंट्स आते थे, उस पे वो लोग अपने फैसले दिया करते थे। तो देखिए एथेनियन सिटी कितना डेवलप था, ईसा पूर्व 600 साल पहले, 600 साल पहले कितना ये जो है डेवलप था कि इसमें ये सारे व्यवस्थाएं थी। उसमें जो काउंसिल थी, असेंबली थी, आर्कोन्स था अर्थात चीफ मजिस्ट्रेट हुआ करते थे, कोर्ट्स थी जिसमें सिटीजन ज्यूरीज होते थे जो जज हुआ करते थे और वो डिसाइडेड लीगल डिस्प्यूट्स, लीगल डिस्प्यूट पर वो फैसला देते थे। आगे देखिए द एथेनियन सिटी स्टेट emphasize citizen participation in governance। ये क्या कहता है, सबसे पहले इसमें बात आ रहा है एथेनियन सिटी जो स्टेट जो था, emphasize जो वो जोर दे रहा है, किस पे जोर दे रहा है? एथेनियन सिटी जो स्टेट है वो जोर दे रहा है, किस पे जोर दे रहा है? इन गवर्नेंस, शासन पर, शासन नियंत्रण पर, क्या कह लीजिए नियंत्रण करता था। अ स्टार्क कंट्रास्ट, ये है ना, अ स्टार्क कंट्रास्ट टू मोनार्कीज, सॉरी छूट गया क्या, द एथेनियन सिटी स्टेट इम्फेसाइज जोर देता था सिटीजन पार्टिसिपेंट्स कि उसमें सिटीजन पार्टिसिपेंट्स करते थे, सिटीजन जो शहरी जो थे वो पार्टिसिपेट करते थे अर्थात हिस्सा लेते थे। इन गवर्नेंस, गवर्नेंस में अर्थात शासन नियंत्रण में वो लोग अपना हिस्सा लेते थे। स्टार्क कॉन्ट्रास्ट टू मोनार्कीज, और वो एक जो है अपना स्थान रखते थे कंट्रास्ट टू मोनार्क, जो राजतंत्र था उसके कंट्रास्ट में वो अपनी बातें कहा करते थे, अर्थात उनका उस पर हैंडल होता था। यानी कि पूरी तरह राजतंत्र या राजशाही नहीं थी बल्कि उसमें कुछ और था। और क्या है, आर ओलिगार्चीज ऑफ द पीरियड्स। इसमें जो ये होता है कुलीन तंत्र इसको कहते हैं, ओलिगार्कोई जो ये होता है ये कुलीन तंत्र होता है ऑफ द पीरियड। उस जमाने के कुछ संभ्रांत लोग भी थे जो उस राजतंत्र को कंट्रोल करते थे, उनका भी उनके ऊपर कंट्रोल होता था। ये सब लोग मिलकर के एक स्टेट बनाते थे, वहां पे सारी चीजों को देखते थे। इसको आराम से दरअसल एक बार देखिएगा, पढ़िएगा। आगे देखिए सोशल स्ट्रक्चर उनका कैसा था, उनका सोशल स्ट्रक्चर क्या था जैसे इस पे देखिए। एथेंस सोसाइटी वाज हिरार्किकल। एथेंस सोसाइटी जो थी ना वो हिरार्किकल थी, अर्थात पदानुक्रमित थी, अर्थात श्रेणीबद्ध थी। इसमें हर तरीके की श्रेणी बनाई गई थी, कौन कहां पे क्या होगा, कौन कैसे किसके ऊपर कौन होगा, किसके ऊपर कौन होगा। जैसे सभी जो है लगभग राजतंत्र में होता है कि मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री होते हैं, फिर उसके बाद एक प्रधानमंत्री होता है, राष्ट्रपति होते हैं, ये इस तरीके के होते हैं। तो इसमें भी इनका एक सिस्टम था। सोशल स्ट्रक्चर क्या था, एथेंस सोसाइटी वाज हिरार्किकल थी। ये क्या थी, हिरार्किकल थी, श्रेणीबद्ध थी, क्रमबद्ध तरीके से थे, ये थी। सिटीजन्स मेल फ्री बॉर्न एथेनियंस, इसमें क्या होते थे, इसके जो मेल ये होते थे सिटीजन्स, उन्हीं को कहा जाता था। मेल होते थे फ्री बॉर्न एथेनियंस। उस जमाने में गुलाम भी हुआ करते थे, तो गुलामों की बात नहीं है, जो फ्री होते थे वही उन्हीं लोग को सिटीजन माना जाता था। कुड वोट एंड पार्टिसिपेट इन पॉलिटिक्स, यही लोग उसमें वोट दे सकते थे और यही लोग
जो है पॉलिटिक्स में हिस्सा ले सकते थे। मेटिक्स फॉरेन रेजिडेंट कुड लिव एंड वर्क इन एथेंस बट हैड लिमिटेड पॉलिटिकल राइट्स। ये लोग बाहरी जो लोग थे, ये जो है फॉरेन रेजिडेंट जो वहां पे एथेंस के पैदा नहीं थे, या एथेंस में के पैदा भी रहे होंगे लेकिन वो गुलाम नहीं थे, वो लोग तो उसमें पावरफुल होते थे। लेकिन बहुत ऐसा होता था कि दूसरी जगह के लोग भी वहां आकर के अपना कारोबार व्यापार करते थे, तो वो भी वहां रह सकते थे और काम भी कर सकते थे, लेकिन वो क्या कहते हैं, हैड लिमिटेड पॉलिटिकल राइट्स, उनके पास पॉलिटिकल राइट्स बहुत कम हुआ करते थे। ये इसमें इनका कहने का मतलब है। स्लेव्स का आता है हैड नो पॉलिटिकल राइट्स एंड परफॉर्म लेबर। वो जो है क्या करते थे, स्लेव जो थे ना, उनके पास पावर नहीं था और वो क्या करते थे, वो काम करते थे, केवल उनके पास काम करना रहता था, वो अपना लेबर वाला काम क्या करते थे। ये एक तरीके का इसमें सिस्टम था। फिर उसके बाद इसमें अंत में जो एक टॉपिक ये है, विमेन क्या थी, एक्सक्लूडेड फ्रॉम द फॉर्मल पॉलिटिक्स। ये क्या हुआ था, एक्सक्लूडेड, ये निकाला हुआ था, इनको हटाया गया था, मतलब ये लोग पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं ले सकती थी। और फ्रॉम क्या चीज, फॉर्मल पॉलिटिक्स में ये लोग हिस्सा नहीं ले सकते थे, बट इन्फ्लुएंशियल इन द डोमेस्टिक एंड रिलीजियस स्फीयर्स। ये क्या था कि ये लोग डोमेस्टिक मामले में ये लोग क्या करती थी, जो है पॉलिटिक्स में तो ये लोग हिस्सा नहीं लेती थी, लेकिन इन्फ्लुएंस, इनका प्रभाव होता था इन डोमेस्टिक एंड रिलीजियस स्फीयर्स। स्फीयर माने क्षेत्र, ये जो है घरेलू मामले में और जो है रिलीजियस मामले में इनका दखल होता था, अर्थात ये अपना उसमें कुछ कह सकती थी, उनके पास पावर था। रिलीजियस और जो घरेलू मामले में ये पावरफुल थी, इनके बारे में है। अब अगर हम बात करते हैं कल्चर की, कल्चर क्या था इसमें, तो एथेंस वाज ए कल्चरल एंड इंटेलेक्चुअल हब। ये एथेंस जो था ना, ये एक हब था, एक सेंटर था, किसका, प्रोड्यूसिंग फिलॉसफी। जैसे सोक्रेट्स पैदा हुए थे, प्लेटो पैदा हुए थे, अरिस्टोटल पैदा हुए थे, ड्रामा सोफोक्लिस पैदा हुए थे, यूरोपियड्स पैदा हुए थे, आर्ट में था, आर्किटेक्चर्स था, पार्थेनन पैदा हुए थे। तो ये लोग सब लोग एक इंटेलेक्चुअल हब था और यहाँ पे पूरी फ्रीडम थी, आदमी को अपनी बातें कहने की पूरी फ्रीडम थी कि वो क्या कह सकता है। और देख लीजिए जो अरिस्टोटल ने और ये क्या नाम है इनका, सोक्रेटिस, प्लेटो ने इस पे बहुत शानदार कहीं कहीं कमेंट भी किए हैं। मैं यहाँ पे उस कमेंट की बात नहीं करूंगा क्योंकि बिल्कुल टू द पॉइंट नहीं होगा तो मामला कुछ दूसरी तरफ चला जाएगा। लेकिन इन लोगों ने कमेंट भी किया प्रजातंत्र पे और किस तरीके से कि ये क्या चीज होती है। अगर हम पढ़ते हैं इनके बारे में तो बहुत सी जानकारियां मिलती हैं। तो ये लोग जो थे, ये लोग उस जमाने में थे और उनके जो है उन्होंने अपना पूरा एक शानदार पावर दिया था। आगे इसमें देखते हैं, द सिटी स्टेट मॉडल फोस्टर्ड अ सेंस ऑफ कम्युनिटी एंड आइडेंटिटी अमंग द सिटीजन्स। कहता है कि द सिटी स्टेट मॉडल, जो सिटी स्टेट मॉडल जो था ना, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट था जो सिटी स्टेट मॉडल था वो क्या था, वो फोस्टर्ड के माने बढ़ाना या किसी चीज को बढ़ाना। फोस्टर्ड अ सेंस ऑफ कम्युनिटी, एक कम्युनिटी को ये बढ़ावा देता था। एंड आइडेंटिटी अमंग सिटीजन, वो एक कम्युनिटी को बढ़ाता था और उनको आइडेंटिफाई करता था, उनकी पहचान करवाता था अमंग द सिटीजन, जो वहां के लोग थे उनमें उनकी पहचान करवाता था। यानी कि कल्चरल लोग जो थे, जो इंटेलिजेंट लोग थे, उनकी पहचान करता था, उनकी एक कम्युनिटी बनाता था और फिर वो कम्युनिटी ले आकर के उसमें बताई जाती थी, लोगों से उनको इंट्रोड्यूस करवाया जाता था। इकोनॉमिक लाइफ की अगर हम बात करते हैं कि उस जमाने में इकोनॉमिक लाइफ क्या थी, तो बहुत शानदार तरीके से इसको देखिए कि इकोनॉमिक लाइफ जो थी, द इकोनॉमिक रिलाइड ऑन द एग्रीकल्चर, ट्रेड एंड क्राफ्ट्समैनशिप। ये तीन चीजें थी इसमें। एक था रिलाइड थी, इकोनॉमी रिलाइड थी, सॉरी, ये जो इकोनॉमी थी
ये एक रिलाइट थे, रिलायबल से बना है रिलाइट। ये भरोसा था ऑन एग्रीकल्चर, ये पूरा डिपेंड थी किस पे, एग्रीकल्चर पर थी। देखिए भरोसा के माने, रिलाइट के माने डिपेंड थी यहाँ पे। तो ऑन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर पर डिपेंड थी, ट्रेड पे, व्यापार पे डिपेंड थी, और क्राफ्ट्समैनशिप, और ये जो कलात्मकता पर ये थी कि लोग नई नई चीजों को बनाया करते थे और फिर उसके बाद उसके पैसे वसूल किया करते थे या उसे बेचा करते थे, उसको लेते थे। एथेंस स्ट्रेटेजिक लोकेशन फैसिलिटेटेड मैरीटाइम कॉमर्स एंड इट्स वेल्थ सपोर्टेड आर्टिस्टिक एंड इंटेलेक्चुअल परसूट। ये देखिए बहुत शानदार एक बात कह रहा है कि इसमें दो चार बातें होती थी, इकोनॉमिक लाइफ थी। जो एथेंस स्ट्रेटेजीज है जो इसकी महत्वपूर्ण है या महत्व है, लोकेशन फैसिलिटीज फैसिलिटेटेड है, क्या है भाई, जैसा एक सेकंड रुक जाइए, फैसिलिटेटेड है किधर है, फैसिलिटेटेड है, सॉरी फैसिलिटेटेड। ये फैसिलिटेट क्या करता था, मैरीटाइम, ये मैरीटाइम को और फैसिलिटेट क्या उसको फैसिलिटी देता था, या यूं कह लीजिए कि आसान बनाना। फैसिलिटी के माने यही होता है किसी चीज को आसान बनाता था। मैरीटाइम, मैरीटाइम के माने होता है समुद्री या जहाज के आने जाने से, समुद्री यात्रा कह लीजिए। कॉमर्स, इस समुद्री कॉमर्स को ये आसान बनाता था ना। मैरिटाइम माने समुद्री यात्रा या जो समुद्र से जो व्यापार होता था वो इसको ये लोग आसान बनाते थे। इसको जो है इस पे ऐसा करते थे कि लोग समुद्र में यात्रा करके यहाँ जाएं या वहां जाएं, अपने काम को बढ़ाएं। तो कॉमर्स है। एंड इट्स वेल्थ, और क्या कहता है, एंड इट्स वेल्थ सपोर्टेड आर्टिस्टिक एंड इंटेलेक्चुअल परसूट। और ये क्या करते थे कि ये एंड इट्स वेल्थ सपोर्टेड, और यहाँ की जो सिस्टम था, दौलत का जो सिस्टम था, वो सपोर्ट करते थे किसको, आर्टिस्टिक को, और इंटेलेक्चुअल लोगों को ये लोग सपोर्ट करते थे। और जो है जो लोग ऐसे लोग जो कुछ करने की, जैसे देखिए हमारे यहाँ जो है परसूट के माने कुछ पाने या कुछ करने की, जिसके अंदर इच्छा हो या क्षमता हो। तो ये कह रहा, यहाँ पे ये कहना ये चाहता है कि उस समय के लोग जो थे वो ऐसे तरीके से उनको वेल्थ के रूप में, उनको पैसे के रूप में, उनको क्या करते थे, सपोर्ट करते थे आर्टिस्टिक एंड इंटेलेक्चुअल लोगों को, ऐसे कलात्मक लोगों को जो जिनके पास कलाएं थी कि वो कुछ काम करें, उनको पैसे से सपोर्ट किया करते थे कि हाँ आप ये काम करो, ये चीजें बनाओ। या जो लोग इंटेलेक्चुअल थे तो उनको भी सपोर्ट करते थे कि हाँ आप कुछ देश के लिए कुछ अच्छी बातें बताइए, कुछ अच्छी रिसर्च करके बताइए। तो ऐसे लोगों को सपोर्ट किया जाता था। अगर हम मिलिट्री की बात करते हैं कि एथेनियन सिटी में मिलिट्री क्या थी, मिलिट्री का कितना पावर था, तो ये देखिए एथेंस मेंटेन्ड अ नेवी बेस्ड डिफेंस। इसने क्या किया था, ये मिलिट्री पावर जो था ना, ये जो एथेंस ने मेंटेन किया था नेवी बेस्ड डिफेंस, यानी कि जो है समुद्री बेड़ा इन्होंने बना रखा था। यूं कह लीजिए कि समुद्र पर सुरक्षा, कि समुद्र के रास्ते से कोई इसके ऊपर हमला ना कर सके। और इसमें दूसरी बात है, मोस्ट फेमसली ड्यूरिंग द पर्सियन वॉर, इसमें ये जो है पर्सिया से जब वॉर हुआ था तो उसकी बात क्या जा रही है कि उस समय में इन लोगों ने अपनी आर्मी को जो है नेवी में बदल दिया था। इनकी जो आर्मी जो थी नेवी पे, अर्थात जो है समुद्री बेड़ा इनका बहुत मजबूत हुआ करता था। सिसिलियंस आल्सो सर्व एज होप्लिट। देखिए ये वो पुराना वर्ड है होप्लिट्स, सॉरी होप्लिट्स, इसको इन्फेंट्री सोल्जर इसको कहा जाता है। होप्लिट्स वो वहां का पुराना वर्ड है कि ये लोग इन्फेंट्री सोल्जर्स थे, यानी कि कुछ सिटीजन भी थे जो छोटे लोगों को, अर्थात जो बचपन से ही उनको ये सिखाया जाता था लड़ने के बारे में, मिलिट्री शासन के बारे में इनको बताया जाता था कि ऐसे हमें युद्ध करना है, युद्ध की बातें उनको बताई जाती थी। कहना ये यहाँ पे ये चाहता है। मिलिट्री सर्विस रीइंफोर्स सिविक्स आइडेंटिटी एंड लॉयल्टी टू द पुलिस। ये क्या करता था
कि मिलिट्री सर्विसेज, जो मिलिट्री सर्विस थी री इन्फोर्स्ड, वो जो मिलिट्री सर्विस थी री इन्फोर्स, कहता है कि जो है री इन्फोर्स करती थी, अर्थात बहुत मजबूत करती थी, अधिक मजबूत करती थी करना, या उसे सुदृढ़ करना, सुदृढ़ किया जाता था सिविक्स आइडेंटिटी, जो सिविक्स जो सोशल ये थी आइडेंटिटी थी, उसको ये लोग मजबूत करती थी। एंड लॉयल्टी टू द पुलिस, और जो लॉयल्टी जो थी वो जिम्मेदारी भी थी किसके ऊपर, पुलिस पर। जो भक्ति थी या जो जिम्मेदारी थी, लॉयल्टी थी, जो जिम्मेदारी थी या जो निष्ठा थी, वो पुलिस पर भी थी कि पुलिस हमारा अच्छा कार्य करेगी, वहां पे पुलिस सिस्टम भी था। अगर हम फिलोसफिकल और एंड हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस की बात करते हैं तो द एथेनियन सिटी स्टेट एग्जाम्पलीफाइड द बर्थ ऑफ द डेमोक्रेसी। ये जो है एग्जाम्पलीफाई द बर्थ ऑफ डेमोक्रेसी, मैंने ऑलरेडी पहले ही बता दिया था कि जो एथेनियन सिटी है ये डेमोक्रेसी का एक उदाहरण है, पहली जो है डेमोक्रेसी का ये एक उदाहरण है। इसमें आता है डेमोक्रेसी स्टेट एग्जाम्पलीफाई द बर्थ ऑफ डेमोक्रेसी इन्फ्लुएंसिंग मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम, और ये प्रभावित करता है जो आज के आधुनिक सिस्टम है उसको ये प्रभावित करता है, अर्थात जो आज के हमारे जो है पॉलिटिकल सिस्टम है उसको प्रभावित करता है। नेक्स्ट है इट्स स्ट्रक्चर क्रिएटेड डिबेट्स ऑन सिटीजनशिप, राइट्स एंड ड्यूटीज। यहाँ पे जो इसका जो स्ट्रक्चर था वो एक डिबेट क्रिएट करता था किस पे, ऑन सिटीजनशिप पे। सिटीजनशिप पे वो जो डिबेट करता था, राइट्स उनके अधिकारों पे डिबेट करता था, और उनकी ड्यूटी उनके कर्तव्यों पर वो डिबेट किया करता था। विच फिलोसफर्स एक्सप्लोर द डीपली, जिसको जो फिलोसफर होते थे उस समय के वो एक्सप्लोर करते थे, अर्थात जो है उसके बारे में उनको पता लगाते थे कि किस टाइप की क्या चीज है। देखिए हर चीज में लोगों के अलग अलग राइट होते हैं, अलग अलग थॉट्स होते हैं, तो जो फिलोसफर जो थे ना वो उसका पता लगाते थे इन सारी चीजों को, और उस पर डिबेट हुआ करती थी, और वो उन लोगों को बैठ करके देखते कि लोगों के क्या विचार है, लोग किस तरीके से अपनी बातें कहते हैं डिबेट में। इसमें अगर हम बात करते हैं द पोलिस मॉडल शो द इंटर कनेक्शन ऑफ द पॉलिटिक्स। जो पॉलिस मॉडल था अर्थात पुलिस जो थी वो इंटर कनेक्टेड थी, वो क्या थी, एक दूसरे से इंटरकनेक्ट थी, अर्थात मिली हुई थी, ऑफ पॉलिटिक्स, कल्चर एंड आइडेंटिटी इन एंशिएंट ग्रीक, और क्या था, आइडेंटिटी इन एंशिएंट ग्रीक लाइफ। वो इन सारी चीजों से पुलिस कल्चर जो था वो सारे लोगों पॉलिटिक्स से, कल्चर से, और जो एक एंशिएंट ग्रीक लाइफ जो थी उससे भी ये रिलेटेड थे, यानी कि ये नई चीज नहीं थी, ये सारी चीजों को मिलाए हुए थे। तो पुलिस जो थी वो भी इन लोगों से इंटरकनेक्टेड थी, अर्थात उनसे अलग नहीं थी। ऐसा नहीं था कि पुलिस अलग विचार रखे और लोगों के अलग विचार हों। तो डियर स्टूडेंट, ये मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया, बहुत सी चीजों को एक्सप्लेन किया। अगर आप आराम से देखना चाहते हैं तो थोड़ा इसके हिंदी भी देख लीजिए, मगर हिंदी पे बहुत ज्यादा डिपेंड मत होइए। मैं बार बार आपसे बता रहा हूं कि हिंदी को बहुत ज्यादा प्रेफरेंस मत दीजिएगा, क्योंकि ये हिंदी मैंने गूगल ट्रांसलेशन से इसका किया है, तो इस और बहुत सी जगहों पे इसमें हो सकता है मिस्टेक हो, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, बस हेल्प के लिए ले लीजिए। नेक्स्ट है, अब इसके बाद एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। मैं इसमें कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन दे रहा हूं जो एथेनियन सिटी स्टेट से रिलेटेड होंगे और आपसे पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, डिस्कस द राइज ऑफ ग्रीक सिटी स्टेट्स विद स्पेशल रेफरेंसेस टू द एथेंस एंड स्पार्टा। एथेंस और स्पार्टा से ये लेकर के रेफरेंस लेकर के आप ग्रीक सिटी स्टेट के बारे में बात करें, ये इनका कहने का अर्थ है। इसके क्वेश्चन को भी आप आराम से पढ़िए, क्योंकि अगर मैं अभी क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने उसमें सारी चीजें बता दी हैं, आप पढ़िएगा, सारी चीजें इसमें मिलेंगी। फिर उसके बाद इसमें कल्चरल आइडेंटिटी है, सारी चीजें इसमें मिल रही हैं। देखिए स्पार्टा की बात हो रही है, एथेंस क्या था, स्पार्टा क्या था, इसमें बात हो रही है। फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है यह है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ द पोलिस एंड इट्स फीचर इन ग्रीक सिविलाइजेशन। कहता है कि एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ पुलिस, पुलिस का कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए
एक्सप्लेन कीजिए एंड इट्स फीचर्स, और इसके फीचर को बताइए इन ग्रीक सिविलाइजेशन। ग्रीक सिविलाइजेशन में पुलिस क्या थी, देखिए इसको भी, जैसे आपको जो मैंने एक क्वेश्चन बताया वो एथेंस के बारे में बताया, उसमें बहुत सी चीजें हैं वो काफी लंबा हो रहा था, तो मैंने उसको बहुत शार्ट किया और उसको फिर मैंने क्वेश्चन में कवर किया है कि आप क्वेश्चन इसको देखते रहिएगा ताकि आपको सारी चीजें इसमें पता लगती रहे। तो थोड़ा थोड़ा करके क्वेश्चन को मैं दे रहा हूं, आप जो है इसको स्क्रीनशॉट लेकर के या जो है वीडियो रोक करके आप इसको देख सकते हैं इस क्वेश्चन को। वैसे पीडीएफ भी आपको इसमें मिलेगा, अभी पीडीएफ अपलोड नहीं किया लेकिन पीडीएफ भी अपलोड हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें, डिस्कस द हिस्ट्री ऑफ द एथेंस एंड इट्स पॉलिटिकल डेवलपमेंट अप टू डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी से लेकर के उसके जो है पॉलिटिकल डेवलपमेंट को यहाँ पे डिस्क्राइब करना है, वर्णन करना है। स्क्रीनशॉट लीजिए। सारी चीजें इसमें एक एक करके मैंने डाल दिया है। तो ये आपका तीसरा क्वेश्चन था। ये आपका चौथा क्वेश्चन जो आपके सामने आ रहा है, ये एनालाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ कोलोनाइजेशन, पर्शियन वॉर्स एंड द डेलियन लीग इन एथेनियन हिस्ट्री। देखिए ये सारी चीजें इसमें आ गई हैं, दो चार बातें इसमें आ गई हैं। अगर एक एक करके आप इसमें ध्यान दीजिएगा तो इसमें इसका आंसर है, सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन है, फिर उसके बाद कोलोनाइजेशन है, फिर उसके बाद पर्शियन वॉर है जो 1990 से 779 बीसी तक चली थी, फिर उसके बाद बैटल ऑफ मैराथन है, ये भी इसमें मैंने इसका थोड़ा सा वर्णन किया है। आगे इसमें बढ़ते हैं, फिर पेलोपोनेशिया वॉर है जो, फिर उसके बाद ये जो कई युद्ध थे उसका मैंने वर्णन कर दिया है। आइए इसमें बात करते हैं आगे पांचवें क्वेश्चन की। नॉर्मली मैंने 3 या 5 क्वेश्चन डाले हैं, इसमें 5 क्वेश्चन है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। तो इसमें सबसे पहले डिस्कस दी कौन सा क्वेश्चन है ये, तो इसके बारे में देखना है, पेलोपोनेशियन वार के बारे में देखना है, ये सारी चीजें हैं। डेलियन लीग के बारे में देखना है, ये सारी चीजें आते हैं। आर्किडामेनियन के बारे में देखना है, फिर उसके बाद है सिसिलियन एक्सपीडिशन के बारे में देखना है, यूनियन और डिक्लेयर वार के बारे में देखना है। ये सारी चीजें इसमें आपको मैंने डाल दिया है ताकि आपको आराम से इसको देखते रहिए, इसको पढ़ते रहिए और देखते रहिए। तो ये आपके 5 क्वेश्चन थे। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप अपने क्लास फेलोज को जो आपके साथ हैं या जिनको आप जानते हैं उनको शेयर कीजिए, और इस तरीके की चीजें आपको मिलती रहेंगी। आप लिट लैंग्वेज बाय दिलशाद को फॉलो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नए नोटिफिकेशन मिलते रहें। इसी प्रकार के वीडियोस के लिए मिलते रहेंगे। थैंक यू।